हरियाणा के फरीदाबाद स्थित नीलम चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों द्वारा पेंट फेंके जाने पर कांग्रेस में रोष है और सरकार से मांग कर रही है कि यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भारद्वाज ने गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जितेंद्र कुमार भारद्वाज ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा के साथ अभद्रता करना एक षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। नमस्कार, आप सभी साथियों का आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मेरे द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और सभी साथियों का धन्यवाद। मैं सबसे पहले एक मुद्दे पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। फरीदाबाद में पंडित नेहरू जी की मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति पर कई महीने पहले भी एक छेड़छाड़ की कोशिश की गई। 2-3 दिन पहले फिर वही वारदात दोबारा रिपीट हुई और एक ऐसा घिनौना प्रयास, पहले भी एफआईआर हमने कराई जिसको कोर्ट ने स्टेटस को करके पुलिस से जानकारी मांगी कि क्या कार्रवाई की गई। सेम हमने एप्लीकेशन अब एफआईआर होने के बाद दोबारा लगाई है, लेकिन कोई ऐसा असामाजिक तत्व है जो जान करके हमारे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और सरकार इस बात पर गौर नहीं कर रही है। नेता जो देश के आज़ादी के बाद जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, कई बार जेल गए और इस देश के संविधान को, जो आज जिस संविधान के तहत हम सब अधिकार पा रहे हैं, उस संविधान को देने में गांधी जी के नेतृत्व में एक पहली सरकार उन्होंने बनाई, पहले प्रधानमंत्री जिनके टाइम में आईआईटी, जितने भी संस्थान आज आप देख रहे हो, जिनको लेकर के डीआरडीओ हो, जो भी हो, वो पंडित नेहरू जी की क्रिएशन थी। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि उनके चरित्र को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हनन करने की बीजेपी के लोगों के द्वारा या असामाजिक तत्वों के द्वारा कोशिश की जा रही है। बीजेपी ओपनली प्लेटफॉर्म पर बोलती है और उनके लोग जो है ये चोरी छुपे इस तरह के काम करते हैं। मैं उस प्रयास सरकार से डिमांड करूंगा, क्योंकि ये समय सबका एक साथ नहीं रहता। कल जो नेता सत्ता में है उनके कार्यकर्ता उनकी भी मूर्तियाँ लगाएंगे। जो सबको इस दुनिया से जाना है, हर एक का एक समय है। ना इस दुनिया में भगवान राम रहे, ना इस दुनिया में भगवान कृष्ण रहे, ना अल्लाह रहे, ना ईसा मसीह रहे। सबको जाना है, लेकिन अल्टीमेटली हम उनका स्वरूप ही पूजते हैं, किसी न किसी रूप में अपनी भावना व्यक्त करते हैं। चाहे नेता की मूर्ति लगाएं, चाहे अपने भगवान की मूर्ति लगाएं, जिसकी भी लगाएं, अपने माता पिता की लगाएं, अपने बुजुर्ग की लगाएं, किसी की भी लगाएं। हम जो एक प्रयास है इसकी भर्त्सना करते हैं, वो चाहे किसी की भी मूर्ति हो। नेहरू जी सम्मानीय, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो भी ये काम कर रहा है देश के सौहार्द को बिगाड़ रहा है। चाहे फिर तो महाराष्ट्र में जो मन से कर रहा है वो भी ठीक कर रहा है कि वो नॉर्थ इंडिया के लोगों को मार रहा है। अब इस तरीके से तो देश के अंदर सौहार्द ही खत्म हो जाएगा सारा। तो मैं सरकार से डिमांड करूँगा कि अपनी जिम्मेवारी को लेते हुए जो भी इसमें असामाजिक तत्व है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, वरना कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ेगा। राहुल जी का तो 1 साल पूरा हुआ है, प्रधानमंत्री का तो 11 साल हो गए। हम तो अपनी उपलब्धि सैकड़ों गिनवा देंगे। हम तो सरकार की उपलब्धियों के जो सरकार गिनवाना चाहे उसी के ऊपर तो विपक्ष की आवाज़ होती है। इस देश में अगर कोई बोलता है तो राहुल गांधी बोलते हैं, और कौन बोलता है? जो सरकार काम नहीं कर रही है, 2 करोड़ रोजगार के वादे किए, 15 लाख अकाउंट में डालने के वादे किए, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट लाने के वादे किए, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मैं तो मीडिया में भी कहता हूँ और पब्लिकली भी कहता हूँ, एक सड़कों को माइनस कर दो। वो एक ही डिपार्टमेंट है बेचारा, वो मंत्री जिसके विभाग में कर्मचारियों को भी छीन लिया जाता है, उसके कर्मचारियों पे ईडी और इनकम टैक्स के छापे भी डाले जाते हैं, कि वही एक मंत्री है जो सड़कों को बनाने का काम करता है। बाकी भाजपा की सरकार 11 साल में मुझे उपलब्धि बता दे। भाजपा की सरकार ना बता सकती हो तो मीडिया बता दे, कोई आम आदमी बता दे कि ऐसा कौन सा उन्होंने विशेष कार्य किया है जो भारत ये कह सके हम पाकिस्तान आज यूएनओ में जाकर के अध्यक्ष बन गया। पहली बार ऐसा हुआ कि हम युद्ध में जीत कर भी हार गए। कैसे हार गए कि कोई विश्व में कौन सा देश, एक देश बता दीजिए जो हमारे समर्थन में बोला हो। छोटा सा देश भूटान हमारे पड़ोस में, वो भी अगर हमारे समर्थन में बोला हो, जो कि टोटली जिसकी इकोनॉमी हमारे देश की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। आज हम अकेले पड़ गए, विदेशी नीति हमारी पूरी तरह से विफल हो गई। हमने, विपक्ष ने, जो हमारा फर्ज था, सरकार का पूरी तरह समर्थन किया। सरकार को कहा जो वो लड़ाई लड़ेगी उसमें पूरा विपक्ष उसके साथ एकजुट खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री की भाषा में एक साथ खड़ा हुआ है।
जब युद्ध समाप्त हो गया तब राहुल जी ने क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चनों का जवाब नहीं देते कोई। आप कह रहे हो कि विपक्ष के नेता के नाते कार्यकाल की उपलब्धि तो वो गिनवाएं जो सरकार में बैठे हैं। विपक्ष के नेता की क्या उपलब्धि होती है? वो तो सरकार की विफलताओं को गिनवा सकता है। आप विफलताओं को पूछने की बजाय आप मेरे से अपोजिशन की उपलब्धि पूछ रहे हैं। अपोजिशन की उपलब्धि है कि हम उनके विफलता गिनवा सकते हैं, आप बताएं। अब मैं मीडिया से ही सवाल पूछ रहा हूँ, एक ऐसी उपलब्धि, विशेष उपलब्धि, अगर आपकी तनख्वाह अकाउंट में आ रही तो ये सरकार की उपलब्धि नहीं है। सड़क बन रही है, ये एक कार्य जरूर है, लेकिन सड़कों के अलावा हरियाणा में बता दें कोई नया बिजली बोर्ड लगा हो, कोई नया बिजली बनाने का कारखाना लगा हो, हरियाणा में बता दें कोई नया रेल का कारखाना आया हो, हरियाणा में बता दें कोई नई IIT आई हो, हरियाणा में बता दें कोई नया IIM आया हो। नया पूछ रहा हूँ, एक पिलर मेट्रो का लगाओ। योजनाएं जरूर बनी, योजनाएं तो आज भी मैंने सुना है खट्टर साहब और वो कोई डिज्नीलैंड बनाना है, पता नहीं कोई जंगल का पार्क बनाना है, उसके लिए गुजरात गए हैं। अरे भाई जंगल के पार्क के लिए क्या, जंगल खड़ा कर दो, जंगल में जानवर अपने आप आ जाएंगे, लेकिन तुम वो वातावरण तो दो। सारे सब जगह फार्म हाउस बन गए। हमने अब नगर पालिका के नाम 2000 एकड़ सोना में जमीन करी, उसको एक खाली नहीं करवा पाए 11 साल में। हमने जाते जाते साल भर पहले उस जमीन को खाने का काम कर रहे हैं लोग। सारी जमीन जो पहाड़ की है जिसमें अवैध फार्म हाउस बने हुए हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब ऑर्डर कर चुके हैं उसको खाली कराने का, कोई खाली नहीं कराता। क्या सरकार में प्रेशर है? विकास के नाम पे इन्होंने किया क्या है? मुझे हरियाणा सरकार ही गिना। अब डिज्नीलैंड पास हो गया, इस बात के लिए खुश हो रहे हैं। अरे इस डिज्नीलैंड के प्रोजेक्ट से हरियाणा को जो उपलब्धि मिलेगी वो बनने के बाद मिलेगी, उसको बनने में 5 साल लगेंगे। आज आप बताओ ना 11 साल में क्या किया? लोकल लोगों को क्या फायदा होगा? ये सरकार अनाउंस करे डिज्नीलैंड में जितने बच्चे लगेंगे हरियाणा के लगेंगे, तब हम खुशी मानेंगे इस बार। प्रधानमंत्री मस्त है और शासन पस्त है। पूरा प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ का जहाज लेके विदेशों में घूम रहे हैं। देश की क्या हालत है आप लोगों को पता है? हमारी इकोनॉमी अधर में लटकी हुई है। 1 लाख करोड़ का कर्जा 1 साल में बढ़ा दिया इन्होंने। मतलब जो जहां हमारे ऊपर 88,000 रुपए के भारतीयों पे होता था, आज 4.5 लाख रुपए के करीब ऊपर, बल्कि उससे भी ऊपर एक आदमी के ऊपर कर्जा है। तो सरकार बताए कि भाई इतना कर्जा क्यों हो गया, कहाँ जा रहा है, कौन सा विकास कर दिया, कौन से कॉलेज खोल दिए, कौन से हॉस्पिटल खोल दिए। आप गुड़गांव से बता दो सरकारी हॉस्पिटल आज तक बना हो तो। जो हॉस्पिटल हम बना गए, इन्होंने गुड़गांव यूनिवर्सिटी की कोई बिल्डिंग बनाई हो, किसी नई यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाई हो, कोई नई यूनिवर्सिटी की घोषणा करी हो, कोई नया कॉलेज बनाया हो, स्कूल जरूर बंद किए इन्होंने। संगठन को लेकर अब तो हमारी नाम भी भेज दिए हमारी एग्जैक्ट, अब तो सब चीजें सिस्टम से चल रही हैं। यही हमारा गुजरात में हुआ था। एक प्राइवेट वेबसाइट है हमारी पार्टी की, जिसके ऊपर सारे अपलोड किए, उसको केवल राहुल जी और हमारे संगठन के महासचिव ही देख सकते हैं और किसी नेता का इंटरफेयर नहीं है। जब राहुल जी अभी विदेश गए हुए पारिवारिक कार्य से, तो वो आ जाएंगे, जब उसके बाद शायद संगठन की मीटिंग बुलाई जाएगी और जैसे ही मीटिंग होगी तुरंत इसका मुझे लगता नहीं है कि महीना 1.5 से ऊपर लगेगा। हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और LOP का फैसला तुरंत हो जाएगा। सर 6 लोगों की जो लिस्ट में 5 साल मिनिमम पुराना कांग्रेसी हो, तो कोई भी कार्यकर्ता जो अच्छा कार्य करता हो, उसकी परफॉर्मेंस, उसमें सारी योग्यताएं देखी गई हैं कि लॉयल्टी फर्स्ट देखी गई है, उसकी मेहनत, उसके बाद क्या वो संगठन को चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। अगर वो फाइनेंशियली भी वीक है तो भी हमने ये है कि उसको नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए समर्थन में कितने लोग रहेंगे, कितने लोग उसको सपोर्ट करेंगे, हर पैमाने को उस पर हमने वो रखा है। ये तो फर्स्ट वो है, वो हमारे क्राइटेरिया में नेगेटिव नहीं। हाँ बिल्कुल देखा गया, लेकिन चुनाव वालों को बता दिया गया कि जिला अध्यक्ष अगर आप बनेंगे तो आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कम से कम 1.5 साल पहले आपको रिजाइन करना। देखिए संगठन का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। संगठन का काम है संगठन सृजन करके पार्टी को एक प्लेटफॉर्म देना, वर्कर देना, उसके बाद चुनाव लड़ना पार्टी की और नेता की और पार्टी के अलग मुद्दे होते हैं, वो प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो संगठन जो चलना है या बनना है वो अलग है। इससे चाहे कोई पार्टी हो, हमारी नहीं, किसी भी पार्टी में भी संगठन का कार्य अलग होता है और चुनाव लड़ने वाले लोगों का कार्य अलग होता है। संगठन में ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो संगठन का आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ये फैसला है हमारा। ये उसको 1.5 साल पहले, कम से कम 1 वर्ष तो हमने फिक्स ही कर दिया, लेकिन 1.5 साल हमने वर्बली बोला है, 1.5 साल पहले रिजाइन करना पड़ा। तो उदयपुर में पास हुआ, बेलगांव में इसको अप्रूव किया। तो जिला अध्यक्ष अभी इसी के लिए सिलेक्शन हुआ जिला अध्यक्ष का, जो 6 आदमी उनमें से एक चुनेंगे। साथ में कार्यकारी अध्यक्ष भी शायद पार्टी लगाए, 2 अर्बन में और रूरल में। तो हर जो आदमी काम करने वाला है, ये नहीं कि भाई 5 काम करने वाले उसमें 1 उठा लिया। हम कोशिश कर रहे हैं बाकी के 4 को भी अकोमोडेट करें। जो अगर हमें लगेगा ब्लॉक स्तर का है तो ब्लॉक स्तर पर एडजस्ट कर देंगे।
जो हमें लगेगा प्रदेश स्तर का है वो प्रदेश स्तर में एडजस्ट हो जाएंगे। ये एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो जल्दी ही पूरे लेवल पे नीचे से ऊपर तक, मतलब बूथ से लेके और प्रदेश स्तर तक का संगठन आपको 3-4 महीने के अंदर खड़ा मिलेगा। हो गई पहले भी FIR हो गई, कोर्ट में केस है, इसकी भी FIR परसों हो गई है, उसके भी लिए हमने कोर्ट में केस डाल दिया पुलिस को पार्टी बनाने के लिए। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, कोर्ट से हमने पूछवाया है, कोर्ट ने पिछली FIR पे भी संज्ञान लिया और स्टेटस को लिया है। अब पुलिस को बुला के पूछा कि हमें रिपोर्ट दीजिए कि आपने क्या कार्रवाई की। प्रूफ आ गई है, चुनाव तंत्र जीत रहा है, लोकतंत्र नहीं जीत रहा। तंत्र से चुनाव जीता जा रहा है, उन्होंने एक तंत्र बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस तंत्र से चुनाव जीता जा रहा है। राहुल जी ने उसके प्रूफ दिए बकायदा, किस तरह से वोटें बढ़ रही हैं, किस तरह से 5 बजे क्लोज होता है चुनाव, उस समय कितनी वोटें होती हैं, 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आती है जनता एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन नहीं है। मीडिया के ऊपर प्रेशर है, आप लोग प्रेशर में, आप लोग भारी प्रेशर में होंगे। अगर जो भी मीडिया दिखाने की कोशिश करता है उसी मीडिया हाउस में छापा पड़ जाता है ईडी का, इनकम टैक्स का। अब मैं किसी समूह का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ओपनली छापे पड़े, जो समूह खिलाफ बोलेगा उसी के ऊपर तुरंत छापे। अब बताइए कोविड की डेथ के ऊपर छापे डाल दिए उन्होंने, रिपोर्ट क्यों नहीं दी? क्योंकि कोविड में डेथ हुई थी, नेचुरल प्रोसेस था, अखबार ने छाप दिया, इसके ऊपर भी उस समूह के ऊपर छापे पड़े। तो सब आदमी प्रेशर में है, मैं भी प्रेशर में हूँ, आप भी प्रेशर में हो, सब प्रेशर में है, सबके ऊपर ये प्रेशर है, जो बोलेगा उसको जेल में, जो बोलेगा इसको आपातकाल अघोषित आपातकाल है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, जो इंदिरा जी का आपातकाल जो ये 50वीं वर्ष मना रहे थे ना, इनके तो सैकड़ों वर्ष बनेंगे। ये इनके तो हर साल आपातकाल रहा, हमारा तो एक बार रहा आपातकाल, उसमें तो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि लगाना जरूरी था, लेकिन जब देश की संघीय ढांचे को खतरा था। अब तो ऐसा कोई खतरा ही नहीं है, अब तो केवल भारतीय जनता पार्टी के अपने निजी कोष को खतरा है। उनको जहाँ लगता है सत्ता जा रही है, तुरंत वो उस आदमी को जेल में डाल देते हैं। मुद्दा है, इस पर मैं कोई विचार व्यक्त नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि नहीं वो ठीक है, लेकिन तो मुद्दा राष्ट्रीय है, और जब तक पार्टी की कोई राष्ट्रीय नीति तय नहीं होगी, मैं इसके ऊपर कोई विचार दे दूं तो वो मेरा निजी विचार हो सकता है। लेकिन पार्टी ने अभी इसके ऊपर कोई प्रक्रिया इसके ऊपर अडॉप्ट नहीं की है कि वन नेशन वन इलेक्शन को वो समर्थन करेगी या नहीं करेगी। अगर आप मेरे से निजी तौर पे पूछें, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, अगर वो जो स्टेटों में बीच में सरकारें टूट जाती हैं उनका चुनाव उसी कार्यकाल के लिए हो जब वो टूटे। सपोज कीजिए 3 साल बाद एक सरकार टूट गई, तो बाकी की सिलेक्शन 2 साल के लिए होना चाहिए, तब तो वन नेशन वन इलेक्शन कामयाब है। अगर वही होगा जो 47 में जब चुनाव हुआ था तो वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ था, सारे स्टेट और सारे सेंटर एक ही साथ हुए थे। लेकिन बाद में क्या होता गया, प्रदेशों में सरकारें टूटती रहीं और इलेक्शन बाई इलेक्शन होते गए और वो विखंडित हो गया हमारा। अगर इसको प्रक्रिया को इस तरह से बनाया जाए कि सेंटर और स्टेट हमेशा साथ होंगे और उस बीच में सरकार टूटती भी है, तो उसको बनेगी उतने ही कार्यकाल के लिए जितने कार्यकाल के लिए वो चुनी गई प्रदेश है। एक नया सेक्टर आप बता दो, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मेरी बात आप रिकॉर्ड रख रहे हो, मैं एक सेक्टर बता दो, एक नई सड़क, मैं तो आपके मीडिया हाउसेज में बता रहा हूँ, कहीं 250 निकाल रहे हैं, कहीं 300 निकाल रहे हैं, कहीं 200 निकाल रहे हैं। आप बताइए कहीं कोई ऐसी कंपनी है? पहले एक अंग्रेजी के अखबार में एक एड का पेपर आता था जिसमें केवल वैकेंसी आती थी जॉब की, और कॉलम छपते थे जिसमें जॉब 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 लिखा। वो पार्टी का निर्णय होगा कि अगर बदलना चाहेगी तो बदल सकते हैं। हालांकि हमारे अध्यक्ष जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, लेकिन क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो कार्यकाल पूरा होने के बाद रिन्यूअल तो हाईकमांड के प्रोग्रेटिव है, अगर वो चाहेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हो सकता है वो नया चेहरा लाना चाहे। तो वो खबर तो चली थी और अच्छी खासी चली थी, लेकिन कल उन्होंने किसी प्रेशर में दिया है या राजी दिया है, बयान दे दिया कि वो मेरे बेटी की हाउस वार्मिंग पार्टी थी। अगर वो ऐसा था तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर कोई वक्तव्य देने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन उन्होंने डिनर दिया तो था, अब उस डिनर में 12 ही MLA क्यों बुलाए गए, ये क्वेश्चन का विषय। या तो वो बोलते हैं मैंने तो 90 इन्वाइट किए थे और वो आए खाली 12, तब तो लॉजिक था। लेकिन अब उन्होंने 12 इन्वाइट किए, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं इसको कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जब उन्होंने एक जवाब दे दिया कि मेरी बेटी की हाउस वार्मिंग पार्टी थी, तो वो फिर वो बेटी सबकी एक होती है, वो हमारी भी बेटी है, तो इसलिए उसके ऊपर मैं समझता हूँ कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वो उनका नेचर है, उस नेचर को कोई नहीं बदल सकता। वो तो उन्होंने हमारे टाइम में भी की और बीजेपी में भी कंटिन्यू है। बीजेपी में थोड़ा सा प्रेशर में है, वो हमारे टाइम में खुल के करते थे, अब थोड़ा सा उनका डिप्लोमेटिकली, जैसे आप डिप्लोमेसी कह रहे हो, इसी तरह बोलने में भी डिप्लोमेसी रहती है। अब थोड़ा सा आपको पता ही है उनके ऊपर, सबके ऊपर ही प्रेशर है, आप भी प्रेशर में, हम भी प्रेशर में, सब प्रेशर में। पत्रकारों के सामने बाहर मैं रामेंद्र जी से एक बात करूँगा, राउतला राम जी तो हम सबके हैं,
उनके तो परिवार ही है। हमने राव तुलाराम जी के नाम पे कॉलेज बनाया। गुड़गांव यूनिवर्सिटी उनकी बिल्डिंग में क्यों चल रही है? क्या गुड़गांव यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग अलग नहीं बननी चाहिए? राव तुलाराम जी के कॉलेज का शुभारंभ नहीं होना चाहिए था? उस बिल्डिंग को मिसयूज किया जा रहा है। हमने बनाया था राव तुलाराम जी की याद में, और उस बिल्डिंग का बजाय शुभारंभ होने के उसमें गुड़गांव यूनिवर्सिटी को शिफ्ट कर दिया गया। राविंदर जी बातें बहुत अच्छी करते हैं। जैसे वो एक डुगडुगी बजाने वाला बाबा आता है ना, और वो बजा करके सबको कहता है कि मोह माया त्याग दो, मोह माया त्याग दो। और फिर कोई पूछता है बाबा क्या करें, बोले सारी माया मुझे दे दो। तो वही सेम राविंदर जी कर रहे हैं। भाई डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट हो, कहाँ हो ये तो समझाएं। गुड़गांव में उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर क्या रिजाइन किया? क्या उनके परिवार में से किसी ने रिजाइन किया? क्या वो प्रदर्शन किया? खाली स्टेज पर आकर जब लगने लगे चुनाव आ रहा है और मैं हारूंगा, तो आप ये विकास की बातें करने लगो कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। भाई आपको रोका किसने विकास करने के लिए? आप ये बता दो, राविंदर जी जब से आएंगे, जब से मंत्री, हमारी सरकार में भी 10 साल रहे, इस सरकार में भी 10 साल रहे, वो यही बता दें कि वो अपने किसी विभाग का कोई प्रोजेक्ट ले आए हो गुड़गांव में। तो कम से कम डिपार्टमेंटल मिनिस्टर का इतना फर्ज तो है ना कि वो अपने डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट तो गुड़गांव में, हरियाणा में, अपने लोकसभा क्षेत्र में ला सकते हैं। कोई उनका कहा, वो केवल अपनी जबान की खा रहे हैं। वो किस्मत लेके पैदा हुए, किस्मत जो लेके पैदा हो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है हमारे पास। सर माने सर नगर निगम में जो देखिए, ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना, इसमें आपको भी ये एमसीजी का जो चुनाव है, इसके अंदर सिंबल का कोई वो दल बदल कानून है। जब दल बदल कानून नहीं होता है, राजीव जी ने दल बदल कानून इंडिया में पहली बार लागू किया था, जो लोकसभा और विधानसभा में ही लागू हो पाया। ये एमसीजी में नहीं है। मैं मानता हूँ एमसीजी में भी दल बदल कानून सरकार को बनाना चाहिए। और आप लोग अगर मेरे पुराने ट्वीट से जाएंगे तो ये जो डायरेक्ट मेयर की प्रक्रिया, इसके लिए चेयरमैन बने थे विज साहब। तो मैंने विज साहब को कई बार ट्वीट किया। मैंने कहा विज साहब, आपकी ईमानदारी इसी पे डिक्लेयर होगी कि आप भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे या घटाएंगे। मेयर का डायरेक्ट चुनाव आपने कराया तो मैं मानूंगा अनिल विज ईमानदार है। और मेयर का चुनाव डायरेक्ट नहीं करवाया और आपने सरकार का प्रेशर में आ गए तो मैं मानूंगा कि अनिल विज भी भ्रष्टाचार का सरोकार है। लेकिन उन्होंने बात सुनी, उन्होंने अपनी मन की भी बात सुनी और लोगों की आवाज़ समझी कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, और ये मेयर का चुनाव हुआ। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि कोई भी नेता ये हिम्मत नहीं कर पाता था मेयर का चुनाव डायरेक्ट हो। इतना भ्रष्टाचार एमसीजी में होता था, पार्षद मेयर को ब्लैकमेल करते थे। हमने लाइवली देखा है, क्योंकि हम भी रहे हैं, मैं भी खुद पार्षद रहा हूँ। तो इसलिए ये सबसे पहले अच्छा काम हुआ कि मेयर का चुनाव डायरेक्ट हुआ। मैं ये मानता हूँ डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट होना चाहिए, जिससे ये खरीद फरोख्त की प्रक्रिया खत्म हो। जिस तरह विधानसभा में खत्म हुई है, लोकसभा में खत्म हुई है, इस तरीके से यहाँ भी खत्म हो। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है, जिस देश के अंदर एक धब्बा है, इसको खत्म करने का एक ही प्रक्रिया है कि हर चुनाव डायरेक्ट। मेरा तो मानना ये कि अगर प्रधानमंत्री का चुनाव भी डायरेक्ट हो जाए, ये मेरा निजी विचार है, पार्टी के विचार की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सारा भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगा। कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा अमेरिका की तरह। जैसे अमेरिका में प्रधानमंत्री जो होता है वो केवल सदन को ये जवाब देना, सदन तय करेगा कि काम सही है गलत है। सदन सही कर देगा तो वो आगे अप्रूव हो जाएगा, नहीं होगा तो अनअप्रूव हो जाएगा। तो इसी तरीके से प्रक्रिया अच्छी है कि डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, और इसमें जो लोकल भ्रष्टाचार है समाप्त होना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग होना।